बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि ये आज 25 अप्रैल को पेपर ए का एग्ज़ाम्स था, तो वो पेपर मेरे पास आ चुका है। आज उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इसकी रीच बढ़े। बेसिकली ये चैनल मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, तो वो मेरी वीडियोस देखकर तैयारी कर सकें। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनको एग्ज़ाम्स में तैयारी के लिए एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत हो, तो वो मेरे वीडियोस देखें। तो लेट्स बिगिन। आपको पता है कि तकरीबन 45-50 एक क्वेश्चंस, 50 एक MCQs होते हैं जो कि मुश्किल भी होते हैं और आसान भी होते हैं। लेकिन अगर आप गौर से आराम सुकून से सवाल को देखें, पढ़ें, तो आपको ऑलरेडी इसका आंसर मिल जाता है। वैसे भी ये 3 घंटे का पेपर होता है, तो बहुत टाइम होता है। आप इसको आराम से 2 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following may be defined as the collection of cells and associated intercellular material specialized for a particular function or functions? दो या दो से ज़्यादा सेलों का मजमूआ जो कि एक ख़ास फंक्शन कर रहे हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ टिश्यू? रेटिकुलर फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। आपने ग़ालिबन पढ़ा होगा कि कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के 3 टाइप्स हैं, तो उनमें एक रेटिकुलर फाइबर है। बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज? दो हड्डियों के दरमियान अगर जो एंगल है उसका, अगर उनका फासला है वो कम हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। Which hormone is secreted from the enteral mucosa in response to certain type of food? एंटरल म्यूकोजा में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, वो भी किसी खास खाने को देखकर या उसकी खुशबू की वजह से स्टिमुलेट होकर? तो उसका आंसर है गैस्ट्रिन। हम जैसे ही खाने को देखते हैं तो हमारे जो स्टमक के तेज़ाब होता है, ये हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। इसका सिंपल निशानी जो थी, जो हिंट थी, वो थी एंटेरल म्यूकोजा। आपको पता है कि एंटेरल म्यूकोजा कहाँ पर होता है? वो स्टमक में होता है, वो गैस्ट्रिक लेयर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट? दिल के अंदर खून को एक ही डायरेक्शन की तरफ फ्लो करने में कौन सी चीज़ हेल्प कर रही होती है? तो वो सिंपल सी बात है, वो वॉल्व्स होती हैं। दिल के अंदर भी वॉल्व होते हैं, बाइकुस्पेड, ट्राइकुस्पेड, सेमी लूनर वॉल्व्स। इसी तरह आर्टरीज और वेंस में ख़ास करके ज़्यादा वॉल्व्स होते हैं। ये इस वजह से कि खून वापस ना आए, तो उसको रोकने के लिए वॉल्व्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मिडल ईयर? मिडल ईयर का कौन सा हिस्सा है ये तीनों में से? तो इन तीनों में से मसल्स भी मिडल ईयर में मौजूद होता है, लिगामेंट भी मसल मिडल ईयर में मौजूद होता है, ऑसिलस भी मिडल ईयर में मौजूद होता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट सराउंड्स द सेल न्यूक्लियस एंड लाइज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन? वो कौन सा हिस्सा है इन चारों में से जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करता है, उसको अहाता करता है और सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है? तो वो सिंपल सी बात है, वो साइटोप्लाज्म है। क्योंकि ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होता है। क्रोमोसोम तो होता ही न्यूक्लियस के अंदर है। और ये वो स्पेशल, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये थी स्टूडेंट्स को कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो
या साइटोप्लाज्म हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरे सेल को उसने कवर किया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर जो वो बात कर रहा है वो उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जो कि न्यूक्लियाई को, जो कि होता सेल का हिस्सा है लेकिन वो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा होता है। तो उसका आंसर साइटोप्लाज्म है। The branch of anatomy that deals with the study of structure of cells and in components is called cytology. C for cell, C for cytology. Simple answer है इसको याद करने का। What is the function of blood platelets? Blood platelets का एक ही काम है, aid in coagulation of blood, खून को जमने में मदद देना। कैरी हीमोग्लोबिन आरबीसी का काम है। इंजेस्ट बैक्टीरिया वाइट ब्लड सेल का काम है। ट्रांसपोर्ट CO2 ये भी वाइट ब्लड सेल बल्कि प्लाज्मा का आप कह सकते हैं, प्लाज्मा का काम है और आरबीसी का काम है ये। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट? एक हार्ट बीट से लेकर दूसरे हार्ट बीट के दरमियान जो फासला होता है, जो पीरियड होता है, माफ कीजिएगा, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है कार्डियक साइकिल, जो कि गालिबन 1700 या 1400 इसका इसका आंसर है कार्डियक साइकिल। मतलब कार्डियक साइकिल में साइस्टोल और डायस्टोल दोनों शामिल होते हैं। Which one of the following is the part of upper respiratory tract? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इनका कौन सा पार्ट होता है? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में यहाँ पर आप देखें तो फेरिंक्स जो अपर रेस्पिरेटरी में आता है, एल्वोलाई लंग्स के अंदर होता है, वो अंगूर की गुच्छों की तरह का जो स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया जो विंड पाइप होता है, वहाँ से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। ब्रोंकाई वो होता ही लंग्स के अंदर है, तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो फेरिंक्स है। Which one is the other name of horny layer of the skin? जो सींग के सींग स्किन का हिस्सा होता है, तो वो हॉर्नी जो लेयर होती है स्किन के अंदर, जिस तरह हमारे नाखन हैं या बाकी जानवरों में भी शामिल होते हैं, तो वो कौन सा हिस्सा है? तो वो हिस्सा है स्ट्रेटनम कॉर्नियम। Which one of the following is caused by ventricular systole? वेंट्रिकल्स हार्ट में मौजूद होते हैं, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से ही हमारा ब्लड प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है, नापा जाता है। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है या सिस्टोल होता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिंपल सी बात है। ब्लीडिंग और एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, खून का निकलना या बेतहाशा या कंट्रोल में ना होना, बेतहाशा एबनॉर्मल खून का निकलने को क्या बोलते हैं? एनीमिया भी उसमें शामिल होता है, लेकिन एनीमिया एबनॉर्मल नहीं, ब्लीडिंग नहीं होती। थैलेसीमिया भी नहीं होता, मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी नहीं होता। इसका जो आंसर है, क्योंकि ये जो एनीमिया है ये तो बीमारी की कंडीशन है, जबकि वहाँ पे वो कह रहा है कि जब खून का बहाव, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो वो है हेमरेज। हेमा मीन्स खून, रेज मीन्स वो फट जाना, किसी चीज़ के फटने की वजह से जो खून निकलता है, जैसे पाइप फट गया है या आर्टरीज वगैरह फट गई या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो वो जो हेमरेज हो रहा होता है ऑपरेशन के दौरान, खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, हेमरेज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग और एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस इन इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। पानी और आयंस जो कि बाकी रह जाते हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब कौन कर रहा होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन कर रहा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following is maximum amount of air that a person can expel forcefully from the lungs after taking a deep inspiration? जब एक इंसान बहुत लंबा सांस लेता है और उसके बाद वो फोर्स के साथ उस सांस को निकालता है, खुद जानबूझ के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वाइटल केमिस्ट्री, जो कि 4600 इसकी वॉल्यूम है।
Osteoblast cells are present in bone. Osteo मतलब हड्डी, तो ये लाजमी बोन के ही सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट. An underlying layer of a fatty tissue separates the skin from muscles of the body wall beneath is called. फैटी टिश्यू जो कि स्किन को मसल से सेपरेट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं डर्मस. अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एपिडर्मस भी हो सकता है और डर्मस भी हो सकता है, लेकिन एपिडर्मस आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो वो फैटी टिश्यू की बात कर रहा है. तो फैटी टिश्यू डर्मस के अंदर पाए जाते हैं. एपिडर्मस के अंदर तो सिर्फ एक पतली सी लेयर होती है, वो एक कवरिंग होती है. तो इसका प्रॉपर जो आंसर है वो डर्मिस है. Which one of the following send signals respiratory group of neurons to prevent the switch off of inspiratory ramp signals? इन फॉलोइंग में से कौन से जो रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है और उसको इंस्पिरेशन से स्विच ऑफ कर देता है, यानी उसको और मजीद सांस खींचने में रोक देता है? तो उसका आंसर है एपन्यूस्टिक सेंटर. एपन्यूस्टिक सेंटर वो सेंटर होता है दिमाग का जो कि रिस्पायरेशन को या ख़ास करके जो बहुत ज़्यादा सांस ले रहा होता है उसको रोकने के में हेल्पफुल होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है. सॉरी, हेल्पफुल नहीं होता, कंट्रोल कर रहा होता है. ब्लड क्या है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है. सिंपल सी बात है, हमारे जिस्म में दो मेन कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक बोन्स है और एक ब्लड है जो कि जोड़ता है. Nervous system is divided into two main systems: central nervous system or peripheral nervous system. Which of the following control the cell division? सेल डिवीजन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? तो सेल डिवीजन को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है. क्रिस्टाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वो तो कंट्रोल नहीं कर रहा होता है. राइबोसोम्स वो प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और वगैरह बनाने में काम आ रहा होता है. गोल्जी अपरेटिस का भी ये काम नहीं है, वो सिक्रेशन के काम आ रहा होता है. तो इससे आप इजीली, इसका आंसर है न्यूक्लियस. अच्छा, which one of the following connects tibia and femur and is triangular or sesamoid in shape? सेस्मोइड में सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर जो हड्डियों में पाया जाता है वो है पेटेला. पेटेला ये घुटने के अंदर होता है जो कि टिबिया और फीमर को आपस में जोड़ता है और ट्रायंगल शेप में होता है. Which one of the following organ measures 7 to 10 centimeter in length and 3 centimeter broad? पेनक्रियास तो इतना लेंथ का हो नहीं सकता, 7 से 10 का, वो बड़ा है. स्टमक भी बड़ा है. गाल ब्लैडर एक ऐसा है जो कि 7 से 10 सेंटीमीटर का होता है. स्प्लीन इससे छोटा होता है. सॉरी, स्प्लीन की इतनी लेंथ नहीं होती, वो गोल शेप में होता है. तो गाल ब्लैडर इसका आंसर है. The special type of faculty by which the condition or properties of things are perceived. वो कौन सा ऐसी ऑर्गन है या सेंटर है या चीज है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि किसी चीज को हमें महसूस करने में और समझने में मदद देती है? तो वो है हमारा स्पेशल सेंसेस, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना. ये सेंसेस ऐसी हैं, टच, ये पांच सेंसेस ऐसी हैं जिसकी मदद से हम अगली चीज को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी कंडीशन को हम समझ रहे होते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ, इसके एग्जाम्पल मैं आपको लेक्चर के दौरान भी दी थी, अभी भी शॉर्ट दे सकता हूँ कि जैसे कि आप किसी चीज़ को सूंघते हैं तो खट्टी स्मेल आती है, तो आप क्या परसीव करते हैं? कि वो खाना खराब हो चुका है. Which one of the following is a secretion of human skin having waxes? वो कौन सी सिक्रीशन है जो कि ह्यूमन स्किन के ऊपर वैक्स सिक्रीट करने में मदद कर रही होती है? तो वो सीबम है. सलाइवा थूक मुंह में होता है, म्यूकस ऑर्गन के अंदर होता है, टीयर्स आंख के अंदर होता है, तो सीबम ही रह जाता है. तो सीबम स्किन के ऊपर होता है. Which process of carbohydrate is called respiration?
कार्बोहाइड्रेट का वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम उसको रिस्पायरेशन कह रहे होते हैं, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये है कि ऑक्सीजन ऐड होकर किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद दे रही होती है। हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस ऑक्सीजन होती है, वो सेल में जाती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट खाया हुआ होता है उसके अंदर उसके साथ मिलकर उसको तोड़ती है और एनर्जी दे रही होती है, ऑक्सीडेशन। Dash deals with chemical and metabolic process which take place in cells। तो वो कौन सा एक ब्रांच है जो कि केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि सेल के अंदर पाया जाता है उसमें उसको स्टडी करने में मदद देता है, तो वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के क्या फंक्शन है, एड्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, खून को जमने में मदद देता है। यूरोसिल इज अ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन, यूरोसिल अब सिर्फ एक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है और वो है आरएनए, तो आरएनए इसका प्रॉपर आंसर है। द मॉलिक्यूल ऑन विच एन एंजाइम कैन एक्ट इज, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, तो वो कहलाता है सबस्ट्रेट। Which one of the following is the process of synthesis of RNA from DNA with same sequence of nucleotides as DNA? डीएनए से आरएनए को जो बनने का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड की वो कौन सी इकाइयाँ होती हैं या एसोसिएशन होती है या यूनिट्स होते हैं जो कि हर प्रोटीन में नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर है क्वाड्र क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी चार स्ट्रक्चर वाला। ये सिर्फ हेमोग्लोबिन में पाया जाता है या एक आध और स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, हर स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता। हर प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 34, द नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन concentration is pH। pH की डेफिनेशन है ये। From which one of the following the calcitonin is released। calcitonin कौन से ग्लैंड से रिलीज होती है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रही है। Which type of sugar is present in RNA। नाम पे गौर करें, आर मतलब राइबोस, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो ये राइबोस शुगर। Which type of protein structure is present in hemoglobin। तो पीछे मैं बता चुका हूँ कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसका आंसर है। हीमोग्लोबिन में आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको चार कोने नजर आएंगे, तो वो चार किस्म की प्रोटीन्स मिलकर चार किस्म की पॉलीपेप्टाइड मिलकर बनाया हुआ होता है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी मीन्स चार। Why is Y globulin generally well tolerated with when given to patient। अगर पेशेंट को हम Y ग्लोबुलिन देते हैं तो वो उसके साथ ज़्यादा टॉलरेट वो या रिएक्शन नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है, वो इसलिए नहीं करता है कि वो हम ह्यूमन प्लाज्मा में बनाते हैं, इंसान से वो बनाते हैं, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता है। Which one of the following terms is alternately used for plasmids। प्लाज्मिड्स का दूसरा नाम क्या है, आर फैक्टर, रेजिस्टेंट फैक्टर। Which of the following is not considered a microbe। इनमें से कौन सा है जो कि माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कंसिडर किया जाता, वो है मैमल्स। हम मैमल्स हैं, हम जानवर हैं, हमें देखने के लिए खुर्दबीन की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो ये मैमल्स। Rod shaped bacilli are called rod shaped bacteria are called bacilli. After gram staining, gram negative bacteria appears in which color। ग्राम स्टेनिंग में जो ग्राम नेगेटिव होता है वो पिंक कलर में होता है, जो वायलेट कलर होता है वो ग्राम पॉजिटिव का होता है, या ब्लू कलर। द टर्म वायरुलेंस रेफर टू, वायरुलेंस का मतलब ये होता है
कि किसी भी जारासीम की पैथोजेनिसिटी या उसको ख़राब करने की या बीमार करने की या मारने की जो सलाहियत होती है, तो वो है इसका आंसर नंबर ए, द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ पैरासाइट. Microorganisms found naturally in fresh and salt water includes, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया दोनों में पाया जाता है, प्रोटोजोआ, एल्गी दोनों में पाया जाता है, रोटिफर्स दोनों में पाए जाते हैं. तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव. कैंडिडा, यस, कैंडिडा जब भी लफ्ज नाम आ जाता है तो समझ जाएं कि ये फंगाई की बात हो रही है, वो वाली फंगाई जो कि स्किन के ऊपर रहती है या स्किन को खराब करती है, कैंडिडाई. कैंडिडाई एल्बिकन इज क्या, वायरुलेंट, हाईली वायरुलेंट, ए वायरुलेंट या मॉडरेटली वायरुलेंट? तो वो नॉर्मल है, वायरुलेंट है वो, ना वो इतना हाईली है ना वो मॉडरेटली है, वो वायरुलेंट है सिर्फ. अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, रोटा वायरस बिलोंग टू, रोटा वायरस जो है वो ग्रुप 3 में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए. Which techniques are used for removing airborne organisms? जो हवा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स या जरासीमें या माइक्रोब्स होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? तो उनको हम ना तो बॉयल कर सकते हैं ना फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पानी में नहीं है. सेंट्रीफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लिक्विड में नहीं है. सेडिमेंटेशन भी नहीं कर सकते. उसके अंदर चीनी या सॉल्ट भी नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वो तो हवा है, हवा में ऐड नहीं कर सकते. तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है यूज़ ऑफ कॉटन प्लग या एयर फिल्टर. एयर फिल्टर की मदद से हम जो हवा के अंदर जरासीम होते हैं उनको हम, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं. Which of the following is a product of fermentation in the food industry? फूड इंडस्ट्री में जो फर्मेंटेशन है वो इनमें से कौन सी चीज़ बनाती है? स्विस चॉकलेट भी नहीं बनाती, ऑलिव ऑयल भी नहीं बनाती, टेबल सॉल्ट भी नहीं बनाती. तो इसका आंसर है विनीगर, जो कि एसिटोबैक्टर स्पीशीज की मदद से हम अल्कोहल से विनीगर बना रहे होते हैं. Some streptococci that causes strep यानी थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर ग्रो वेल इन कौन से मीडिया में होता है? वो ब्लड एगार में ग्रो करता है. The body's natural resistance against infection that is present from birth is called, जो पैदाइशी तौर पे किसी भी जानवर के अंदर जो रेजिस्टेंस पाई जाती है उसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. अच्छा, ये तो डियर स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यूज थे. मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम आप स्टूडेंट्स के इनमें से मैक्सिमम आंसर ठीक होंगे. अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें, आपको मेहनत का अजर दे. अब आते हैं डिटेल क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे टू द पॉइंट थे, आराम सुकून से आप कर सकते थे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये 5 पॉइंट्स हैं. ये इसके माजरत ये इसके 5 पॉइंट्स हैं. ये इसके फंक्शंस थे. सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है आंसर देने में. ये 5 पॉइंट्स आपने लिख दिए तो आपका आंसर ठीक हो गया. राइट डाउन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बोन. हड्डी के डिफरेंट फंक्शंस को आप लिखें. तो हड्डी के जो फंक्शंस हैं वो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये जो ग्रीन में लास्ट लाइन में दिए हुए हैं. ये फंक्शन ऑफ बोन्स, ये 5 पॉइंट्स. 2 मिनट का सवाल है, 2 मिनट में आप लिख सकते हैं. व्हाट इज डिफरेंस, सॉरी, व्हाट इज हेमोग्लोबिन?
What are the necessary factors for the synthesis of hemoglobin? हेमोग्लोबिन क्या है और उसको बनाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? तो हेमोग्लोबिन का पूरा ये चैप्टर मौजूद है, वहाँ पर ये फंक्शंस नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ एचबी, ये है सिंपल से 3 पॉइंट्स है ये इसका आंसर था। और इसके फिर ऊपर आपने डेफिनेशन भी लाजमी बातें लिखनी होगी, डेफिनेशन और उसके बाद फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये आ गया आपका आंसर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के क्या डिफरेंस है? तो वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, चैप्टर के स्टार्ट में ही ब्लड प्रेशर के था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम एंड लेबल, ये डायग्राम किडनी की है और ये किडनी का क्रॉस सेक्शन है, ये वाला इसके, ये सिंपल आपने ये 6 एक नाम आपने लिख देने थे, इजी था, बहुत इजी था। तो ये आपके भी नंबर पूरे थे, मतलब ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे। माइक्रोबायोलॉजी में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी? यीस्ट या खमीर की इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी में? द इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट, ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है, इसके 6 पॉइंट्स हैं, ये पूरा आपको देख सकते हैं, फर्मेंटेशन, रिसर्च, कैडिना, बायोफ्यूल, स्पॉइलेज ऑफ वाटर, स्पॉइलेज ऑफ फूड वगैरह वगैरह। Define water microbiology. Write the difference between groundwater and surface water. वाटर माइक्रोबायोलॉजी पूरा एक चैप्टर मौजूद है, उसमें आप ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, बस ये वाला एक पेज था सिंपल सा। और व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? राइट डाउन देयर एप्लीकेशंस। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, उनका क्या काम है, ये इसका आंसर है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और उसके फिर टाइप्स और एप्लीकेशंस, ये आंसर था इसका। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी का जो आंसर्स थे वो थोड़े से डिटेल थे, टाइम कंज्यूमर थे। बायोकेमिस्ट्री, डिफाइन पॉलीसेकेराइड, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की डिफिनीशन और उसकी फिर क्लासिफिकेशन, ये जनाब डेफिनेशन है पॉलीसेकेराइड की और पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन है, नीचे एग्जांपल्स हैं, ये आपने लिख देना था आधा एक सफ़ा, आपके नंबर पूरे आ जाते। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी एंड ई? विटामिन डी और ई के सोर्सेस क्या हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, ये आप देख सकते हैं, ये विटामिन डी था और इसी तरह इसके साथ फिर आगे विटामिन ई था। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आपको कोई भी क्यूरीज, कोई भी अपने सजेशंस हैं वो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और उसको मैं प्रॉपर आंसर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।